बीएससी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है। और ये जो सेशन है ये कौन से एग्जाम, मतलब विच डेट ऑफ एग्जाम से क्वेश्चन लिया गया है, वो है एक्चुअली 12 जनवरी 2022। सो आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले भी 3 वीडियोस बनाई है 12 जनवरी पर। सो एक्चुअली क्या है, 12 जनवरी के 2 सेट ऑफ पेपर मेरे पास थे जो कि ऑनलाइन में अपलोड किया गया था सीबीएसई के तरफ से। सो ये जो है ये दूसरा सेट है। सो एक सेट में 20-20 क्वेश्चन होता है, तो मैं 10-10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाती हूँ। सो उस हिसाब से ये 12 जनवरी 2022 के क्वेश्चन का 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं 17 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं, इसी तरह के कंटेंट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, जिसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना हो तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 71 में एक्चुअली हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है अ फ्लावर अपीयर्स रेड इन सनलाइट। सो एक फ्लावर है जो कि सनलाइट में रेड कलर का नजर आ रहा है। विच कलर वुड इट अपीयर इन ग्रीन लाइट। तो अगर ये फ्लावर को हम ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में देखें तो वो हमें क्या नजर आएगा, उसका कलर क्या होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक। क्योंकि आपने जब कलर मिक्सिंग किया होगा तो आपने ये पढ़ा है कि रेड के साथ जब हम ग्रीन को मिक्स करते हैं सो वी गेट ब्लैक कलर, राइट। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं जो हमको कलरफुल नजर आती है, वो इसलिए नजर आती है कि उस कलर की जो रेज है वो हमारे आंखों तक पहुंच रही है, रिफ्लेक्ट होके वो हमारे आंखों तक पहुंच रही है। सो ये जो फ्लावर हमको रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो रेड कलर की जो लाइट रेज है वो फ्लावर से टकराकर हमारे आंखों को एंटर कर रही है, तब जाकर हमको वो फ्लावर रेड नजर आ रहा है। सो अगर हम ग्रीन लाइट इस पे डालेंगे तो क्या होगा, एक तो रेड लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी, दूसरी ये ग्रीन लाइट एंटर करेगी। सो अलग अलग तो एंटर नहीं करेगी, दोनों कलर मर्ज करके जो कलर बनेगा वो है ब्लैक। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ब्लैक, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया है व्हाट वुड हैपन रेस्पेक्टिवली टू द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इफ सॉल्ट इज एडेड टू इट। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अगर पानी में हम सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो इस वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बदलाव आएगा। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर वो प्योर वाटर है सो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। सो हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी प्योर सैंपल में हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सो जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बढ़ जाती है। सो द बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बीपी, इट विल इंक्रीज। सो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में जाकर ये पानी बॉयल होना स्टार्ट करेगी और जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो घट जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर फ्रीज करता है, प्योर वाटर। पर अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज होगी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर में फ्रीज करेगी, मतलब -1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -2 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे होगा। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट द फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जैसे कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। पहले वाले का भी 2 था ब्लैक और इस वाले का भी 2 ही है कि बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट द फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, Which of the following organs is not found in birds? So birds में कौन सी ऑर्गन नहीं पाई जाती है। सो चलिए देख लेते हैं कि किन किन ऑर्गन्स का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 में कहा गया यूरिनरी ब्लैडर, 2 है इंटेस्टाइन, 3 है लिवर और 4 है किडनी। सो किडनी तो होती है, लिवर भी होता है, इंटेस्टाइन भी होता है, पर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बर्ड्स में नहीं होती है। सो आप जैसे जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये एक मस्कुलर पाउच होता है, मस्कुलर पाउच होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है
टू कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन। ठीक है, सो ये आपको ध्यान देना है। सो एक्चुअली बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमंस का यूरिया है और जो फिशेस है उनका क्या है, अमोनिया। सो बर्ड्स में होता है यूरिक एसिड जो कि एक सेमी सॉलिड वेस्ट है, सेमी सॉलिड वाइट वेस्ट, वाइट कलर का होता है। सो इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, जिस वजह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा गया है मोस्ट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉलोइंग फॉर्म। सो जो प्लांट्स है, प्लांट्स ना जो गैसियस नाइट्रोजन होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, 78% है उसका अमाउंट या कंसेंट्रेशन, सो उसको यूज नहीं कर सकती है। सो इसके लिए प्लांट्स को कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन पे डिपेंडेंट होना होता है, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सके, उसका यूज कर सके। सो ये जो यूजेबल फॉर्म है वो एक्चुअली क्या है, क्या वो फ्री नाइट्रोजन है, नहीं। नाइट्रिक एसिड है, नहीं। क्या वो अमोनिया है, बिल्कुल नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रेट्स। सो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसको पहले अमोनिया में बदलते हैं, फिर अमोनिया को दूसरे तरह के कुछ बैक्टीरियाज है वो उन्हें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलते हैं। तो ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स होती है यही सिर्फ प्लांट सॉइल से अब्सॉर्ब कर सकती है। सो उस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 थोड़ा सा बड़ा है, सो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। You are in a room whose geographical directions are not known to you. So हम एक ऐसे रूम में हैं जिसकी जो दिशाएं हैं हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। You are provided with 10 bar magnets. हमको 10 बार मैग्नेट्स दी गई है। One pole of one of the magnets has been labeled for you. So इन 10 बार मैग्नेट्स में से एक ऐसा बार मैग्नेट है जिसकी एक पोल लेबल कर दी गई है कि क्या वो नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, ये लेबल कर दी गई है। बाकी जो 9 बार मैग्नेट्स हैं उनकी जो पोल्स है वो हमें नहीं पता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द लेबल पोल्स दैट यू नीड in order to be able to identify both the poles of all 10 magnets. So कहा गया है कि अगर आपको 10 बार मैग्नेट्स में से किसी एक बार मैग्नेट में पोल का पता हो, किसी एक पोल का पता हो, तो आपको अब और कितने बार मैग्नेट्स की जरूरत है जिनमें जो पोल्स है उनको लेबल किया गया है, मतलब जिनमें पोल्स को मार्क करके बताया गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नन। क्योंकि ऑलरेडी हमको एक बार मैग्नेट का पता है, उसका कौन सा पोल क्या है वो हमें पता है। क्योंकि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट दी जाए और उसका नॉर्थ पोल लेबल करके बता दिया है, सो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट पोल क्या होगा, साउथ। ठीक है, सो हमें इस बार मैग्नेट के दोनों पोल्स का पता चल गया, कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। अब हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को जो और 9 बार मैग्नेट्स है उसके पास लेकर जाएंगे। अगर वो रिपेल करेगा, जिस एंड को रिपेल करेगा, सो ऑब्वियसली वो लाइक पोल होगा, हाँ, और जहां पर अट्रैक्शन होगा सो वो अनलाइक पोल्स होगा। सो हमको ये जो एक ही बार मैग्नेट दिया गया है जिसका एक पोल लेबल किया है यही काफी है बाकी जितने भी बार मैग्नेट्स है उसके पोल्स को पता करने के लिए। सो हमें एक्स्ट्रा कोई मैग्नेट्स नहीं चाहिए जिनकी पोल्स को लेबल किया गया हो, इसीलिए इसका आंसर जो है वो है नन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में हमको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। सो मैच द नेम ऑफ द एसिड गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग फूड आइटम्स इन विच दे आर फाउंड गिवन इन कॉलम 2। सो कॉलम 1 में कुछ एसिड्स के नाम है और कॉलम 2 में कुछ फूड आइटम्स है जिनमें एक्चुअली ये एसिड्स पाई जाती है। सो हमें इनको मैच कराना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इजी है उनको मैच कर लेंगे। अगर वो हमें पता चल जाएगा तो हम बाकी भी पता कर पाएंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है जो कि ए में दिया गया है वो विनेगर में होता है, सो हमको 1 मिल गया। ठीक है, सिट्रिक एसिड लेमन्स में होता है, सो हमको डी का भी आंसर मिल गया। लैक्टिक एसिड जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उनमें पाई जाती है, सो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है वो है कर्ड, सो हमें बी भी मिल गया।
अब रह जाता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड और स्पिनच, सो वही है इसका आंसर। ठीक है, सो अभी हम अपनी जो मैचिंग हमने की है उसके साथ जो ऑप्शंस दी गई है उनको मैच करेंगे। सो हमारा ए जा रहा है 4 के साथ, ए 4 के साथ जा रहा है, ऐसे दो ऑप्शन है, 3 भी है 4 भी है। ठीक है, अब बी पे ध्यान देते हैं, बी जा रहा है 3 के साथ जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। सो यहीं से हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो देखिए ए 4 के साथ जा रहा है, करेक्ट है, बी 3 के साथ जा रहा है, ये भी करेक्ट है, सी जा रहा है 1 के साथ, ये भी करेक्ट है, डी जा रहा है 2 के साथ। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। Which of the following substances is not used as a fertilizer? So यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दी गई है इनमें से कौन सा सब्सटेंस हम फर्टिलाइजर के तौर पर यूज नहीं करते हैं। सो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है एज फर्टिलाइजर, पोटेशियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल होता है एज अ फर्टिलाइजर, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का भी इस्तेमाल होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसका हम फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका हम एक्चुअली जो सॉइल की पीएच है उसमें फेर बदल करने में इसका इस्तेमाल एक्चुअली होता है। एज अ फर्टिलाइजर बहुत जगह पे दिया भी हुआ था, पर ये श्योर शॉट है कि जो अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है इनका इस्तेमाल होता ही है एज फर्टिलाइजर, पर कैल्शियम कार्बोनेट का उतना मेंशन कहीं पे नहीं था। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू बी हिट बाय अ साइक्लोन। सो यहाँ पर हमको 4 स्टेट्स के नाम दी गई है, इंडिया में ही है ये चारों स्टेट्स, और हमें एक ऐसे स्टेट को ढूंढकर निकालना है जहां पर साइक्लोन के हिट करने के चांसेस ज्यादा है। सो अगर आपने विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन चैप्टर पढ़ा होगा सो आप जानते ही होंगे कि जो साइक्लोन हिट करती है कैसे एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके आजू बाजू कोई भी ओशन भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश के आजू बाजू भी कोई सी और ओशन नहीं है, उत्तराखंड के आजू बाजू भी कोई सी और ओशन नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट रहता है वो है आंध्र प्रदेश, ये एक कोस्टल एरिया है। सो इसलिए जो साइक्लोन हिट करेगा वो कहाँ पे हिट करेगा, आंध्र प्रदेश में, मोस्ट लाइकली टू बी हिट बाय अ साइक्लोन। सो इसका आंसर है 3, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की और। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। सो बडिंग का मतलब एक्चुअली क्या है, ये है पेरेंट ऑर्गेनिज्म, फिर एक आउटग्रोथ होती है, ये मैच्योर करता है, मैच्योर करने के बाद ये डिटैच होकर खुद एक इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह ये लिव करता है। सो ये जो बडिंग प्रोसेस से कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो हमें ढूंढकर निकालना है। सो एमीबा में एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी फिशन, राइट, बाइनरी फिशन। और हाइड्रा में बडिंग होता है, पर हमको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे दोनों जो ऑर्गेनिज्म के नाम है दोनों ही बडिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हो। सो ये वाला ऑप्शन कट। ओके, अमीबा and paramecium they both reproduce by binary fission, so ये भी कट। ओके, फिर हमारे पास है ऑप्शन 3 ईस्ट एंड हाइड्रा, इन दोनों में ही क्या होता है, बडिंग होता है, इन दोनों में ही बडिंग होता है। सॉरी, जस्ट वेट अ मोमेंट। सो बोथ ईस्ट एंड हाइड्रा दे रिप्रोड्यूसेस by the process of budding. So हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पैरामीशियम reproduces by binary fission but yeast reproduces by the process of budding. So हमें जो आंसर मिला वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following metals can displace the rest from their salt solution? So यहाँ पर 4 मेटल्स के नाम दी गई है, हमें सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को ढूंढकर निकालना है जो कि रेस्ट ऑफ द मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सो जैसे कि आप जानते हैं मैंने ऑलरेडी एक रिएक्टिविटी सीरीज की वीडियो बनाकर रखी है कि किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद रखना होता है, तो आप जाकर देख सकते हैं उसे। सो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जिंक की है, जिंक के बाद जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो है आयरन की,
आयरन के बाद है कॉपर की और उसके बाद है सिल्वर की, ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है इन मेटल्स में से। सो जिंक क्या कर पाएगा, वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को भी कर देगा, सिल्वर को भी कर देगा। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सो जिंक विल बी एबल टू डिस्प्लेस आयरन, कॉपर एंड सिल्वर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। सो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट लेकर मैं हमेशा आती ही रहूंगी। और जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी। बाय बाय एवरीवन।